नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। शेयर बाजार में कोहराम है। लगातार हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। तो भैया ऐसा क्या हो गया? अच्छे भले चढ़ रहे थे, ऊपरी स्तरों पर एकदम से बिकवाली क्यों हावी हो गई? इसी मुद्दे को चर्चा में उठाएंगे इस शो में। और साथ ही साथ बाजार पे क्या करना चाहिए, क्या ये लेवल्स अब ठीक है या फिर ये गिरावट गहरा जाएगी? जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या करना चाहिए? तमाम सवाल आपके दिल में आ रहे होंगे। तो आज के खास मेहमान का स्वागत करते हैं, इन्हीं से ही पूछेंगे कि बाजार पे भी क्या करना चाहिए। शुभेंदु हरिचंदन जी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आनंद राठी वेल्थ से। शुभेंदु जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुस्तक पे। नमस्कार रजत जी। सर हड़कंप मचा हुआ है, बहुत ही बुरे पिट गए इस बार तो। अच्छे भले चढ़ रहे थे, 3 दिनों में ही सुपड़ा साफ। तो ये अचानक से क्या हो गया? चढ़ता बाजार, अभी तो ट्रेड डील की खुशी ढंग से सेलिब्रेट भी नहीं करी थी, बस ये 3 दिन की खुशी थी। रजत जी, अभी अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ दिनों से एआई का इम्पैक्ट क्या होने वाला है आईटी कंपनीज के ऊपर, यू नो उस न्यूज़ को मार्केट फैक्टर इन कर रहा है। इससे पहले, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बोला, कि ट्रेड डील की खुशी अभी तक लोग ठीक से सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए थे, और अचानक और एक नया क्वेश्चन मार्क आ गया कि एआई की वजह से क्या होने वाला है आईटी कंपनीज को। और फिर यूएस में इंटरेस्ट रेट्स का क्या होने वाला है। तो ये दो तीन चीज़ें जो है अभी मार्केट के ऊपर हावी हो रही हैं। और ये अनसर्टेनिटी जब तक पीछे नहीं रह जाएगा, तब तक ये वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा बाजार में। तो ये आपने आरटी का आईटी सेक्टर का ही मुद्दा छेड़ दिया, और जिनके पास है वो क्या करें? क्योंकि ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा भूत निकल आया है जिसको ना कभी किसी ने देखा। अभी बस सुन ही रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कर देगा, वो कर देगा, नौकरियां खा जाएगा। तो सर इतना भयानक तस्वीर कैसे बन गई ये? अचानक से भारतीय आईटी कंपनियां जो पिट रही हैं, इनके स्टॉक्स इस महीने 14% नीचे है निफ्टी आईटी इंडेक्स। सो आपने अगर देखा कि एक दिन में ही निफ्टी आईटी इंडेक्स 5% नीचे आ गया था। और उसमें से मार्केट वैल्यू का जो लॉस हुआ था ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.3 लाख करोड़। और सारे बड़े आईटी कंपनीज जो आप और हम हर रोज सुनते हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, सब 8 से 10% नीचे गिरे हैं। अगर आप देखेंगे कि हमारा जो आईटी बिजनेस का मॉडल है, वहाँ पर हम इंजीनियर्स बहुत सारे हायर करते हैं। और जो काम हम उनको लगाते हैं, जैसे कि कोडिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये सारे काम्स में ह्यूमन एफर्ट्स लगता है। और ह्यूमन एफर्ट्स के ऊपर हम बिलिंग करते हैं। तो जितना ज़्यादा इंजीनियर्स, उतना ज़्यादा बिलिंग टाइम का, और वो पैसे हम कमाते हैं। अगर एआई इस काम को, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम कर दे, तो उनके जो रेवेन्यू है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगे, जिसके वजह से उनके प्रॉफिटेबिलिटी कम होना शुरू हो जाएंगे। इसी बात का ये कितना कम होगा, इसके वजह से कितना इम्पैक्ट करेगा, इस इम्पैक्ट के अनसर्टेनिटी को लेकर आईटी स्टॉक्स जो है ये रिएक्ट कर रहे हैं अभी। अमेरिका वालों ने कर लिया, हमने नहीं किया अभी तक, बस यही है कि हम कब करेंगे। पर जो रिएक्शन आया वो ओवर रिएक्शन है क्या? या फिर आपको लगता है कि ये मौका है क्या खरीदारी करने का, आईटी स्टॉक्स में भी और जो आईटी इंडेक्स से जुड़े हुए म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें भी? सो रजत जी, ऐसा है कि नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो जो कहावत है, तो इसलिए जब तक कि कुछ सर्टेनिटी नहीं हो जाता है, इंडियन आईटी कंपनीज किस तरह से अडॉप्ट करते हैं इस चेंज को, जो कि बहुत सारी आईटी कंपनीज आज के डेट में इंडियन आईटी कंपनीज कर रहे हैं। तो जब तक वो हमें उसके बारे में कोई एक पर्सपेक्टिव नजर नहीं आ जाता है, तब तक मैं कहूंगा कि वी शुड स्टे अवे फ्रॉम देम। मतलब ये एक सेक्टर है जिसको आप नेग्लेक्ट करके चल रहे हो, तो बढ़िया कौन सा सेक्टर है वो भी पूछूंगा आपसे। पहले तो ये मार्केट क्रैश के ऊपर ही आते हैं, जो हुआ अचानक से ऊपरी स्तरों पर जो मुनाफा वसूल हुई। मेरे को ये याद है कि 3 दिन पहले 26,009 के लेवल पे पहुंचे थे कूदते कूदते। पहला चरण ट्रेड डील का हो गया, 12 पॉइंट का फ्रेमवर्क आ गया, ये सारी कहानियां गढ़ी गई थी, सप्ताह के शुरू में ही हुआ था, कोई ज्यादा देर भी नहीं हुई है अभी। करेक्ट। तो 26,009 से निफ्टी से टूटते टूटते 25,471 आ गया, यानी कि 538 पॉइंट तो 3 दिन के अंदर अंदर साफ हो गए। तो करेक्ट। कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सर। एक एंगल निकल रहा है रशिया और अमेरिका का, ये ठीक बात है क्या? क्योंकि ब्लूमबर्ग ने तो छाप दिया, जी। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, कि दोनों देश जो है वो आपस में कुछ समझौता करना चाहते हैं और रशिया को एक्सेस मिल जाएगा स्विफ्ट सिस्टम का, यानी कि डॉलर में वो ट्रेड कर पाएगा अब अमेरिका के साथ। तो ये क्या हो गया? फिर ब्रिक्स का क्या होगा? फिर वो डी डॉलराइजेशन का क्या होगा? ये तो हमारे वो फेस था ब्रिक्स का, रशिया। तो ये तो उन्हीं की तरफ जा रहा है, अमेरिका की तरफ। सी, जैसे जैसे आपने देखा हो कि लास्ट एक साल में वर्ल्ड ऑर्डर हैज चेंज्ड। तो ये ऑर्डर चेंज होने की वजह से आप ऑटोमेटिकली फाइन देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो पहले नॉर्मल बिहेवियर में नहीं होते थे, ट्रेड और फाइनेंस में, वो हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें कि पहले
यूएस डॉलर का जो शेयर था वो 73% हुआ करता था 2001 में, और आज के डेट में वो हो गया है 54% 2026 में। और अभी रिसेंटली जैसे ब्रिक्स कंट्री जो चाह रहे हैं कि दे वांट टू ट्रेड विद इन अ डिफरेंट करेंसी ऑल टुगेदर, तो उसके वजह से आरबीआई ने एक पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम बनाया जिसको एम ब्रिज बोलते हैं। और इस चीज को चाइना एक्चुअली बहुत आगे तक लेकर गया है। जैसे पहले हम सुना करते थे पेट्रो डॉलर थियरी, पेट्रो यॉन का अगर आप देखेंगे तो चाइना 10.5% ग्लोबल ऑयल ट्रेड उसका मार्केट ये है, शेयर है। और 14.4% है ऑयल फ्यूचर्स में। तो इसका मतलब है कि जो आज के डेट में यॉन का यूज करके चाइना इज यूजिंग लॉट ऑफ दीज ऑयल परचेजेस। तो उस एंटायर पर्सपेक्टिव को अगर आप देखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि हम एक डिजिटल करेंसी के थ्रू ये सारा जो ट्रेड और फिनेंस का काम है उसके उसको चेंज किया जाए। उसको चेंज करने से ही जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है और ये बीच बीच में बहुत सारे थ्रेट्स आपको सुनने को और दिखाई देते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंसी हमारा बहुत कम हो जाएगा। दैट इज ट्रू, लेकिन अब रशिया इतना सारा समझौता अगर अमेरिका के साथ कर लेगा तो ये जो डॉलर एकदम से उछलेगा क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार? हमारा रुपया पहले ही बहुत कमजोर है, हमारी हालत तो वैसे ही टाइट है। तो अगर डॉलर यहाँ से और मजबूत हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और ऐसे भी यूएस एंड रशिया वो नेचुरल अलाइज नहीं है। तो जो बाजार में आपको सुनने को मिल रहा है कि वो बहुत हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि वो इतना जल्दी होने वाला है। लेकिन बाकी जो कंट्रीज इस के ऊपर काम कर रहे हैं उसके वजह से और जो डी डॉलराइजेशन का बात हम करते हैं, तो डी डॉलराइजेशन के ऊपर ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्रीज काम कर रहे हैं आज की डेट में। तो आई थिंक डॉलर बहुत यहाँ से और स्ट्रांग हो जाएगा अगेंस्ट रुपी, वो हमें नजर नहीं आ रहा है। तो सर फिर ये शेयर बाजार के गिरने का कारण, मुख्य कारण क्या है? ये इतनी जबरदस्त बिकवाली क्यों आई? क्या ये हमने सब कुछ तो पचा लिया है? बजट, ट्रेड डील, जो जो सुनना चाहते थे सब कुछ तो हो गया, हमारे पास फ्रेश ट्रिगर कोई है भी नहीं अभी। Q3 अर्निंग्स भी बड़ी बड़ी कंपनियों के आ चुकी। करेक्ट। तो यहां से बाजार की वैल्यूएशन आपको ठीक लगती है या फिर एक मीनिंगफुल करेक्शन अभी आ सकता है? सो वैल्यूएशंस का अगर आप देखेंगे कि आज और उसमें 1 ईयर फॉरवर्ड निफ्टी का ईपीएस देखेंगे तो वो है 1307 रुपीज। और 1307 रुपीज के हिसाब से अगर मैं 20 का पी मल्टीपल लेता हूं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉथ नहीं है। फ्रॉथ नहीं है का मतलब है कि मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मार्केट बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं है। तो उस हिसाब से मार्केट्स आज जो है फेयरली अवेलेबल है। तो वैल्यूएशंस ऑफ द मार्केट्स आर अवेलेबल एट अ फेयर वैल्यूएशन इज व्हाट आई कैन से टुडे। तो यहाँ से नॉर्मल जो करेक्शन यूजुअली आप देखते हैं 5 to 10%, उस तरह के 5% 10% करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप आज देखेंगे कि लास्ट 1 साल से मार्केट में प्राइस करेक्शन भी हुआ है और टाइम करेक्शन भी हुआ है। तो जब जब हमने ऐसे 1 साल का प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन देखा है, मार्केट हमेशा रिबाउंड हुआ है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के बाद। तो इसलिए यहां से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। और सर्टेनिटी के बाद, सर्टेनिटी किस चीज का हम बता सकते हैं इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार ना डोनाल्ड ट्रम्प थोड़े शांत हो गए हैं। मतलब जब 2025 की शुरुआत हुई थी तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा दुनिया के ऊपर, उन्होंने इतना बड़ा सा एक तख्ती लेके खड़े हो गए थे वो व्हाइट हाउस के सामने, और उसमें अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर दी थी, तो बाजार बहुत कांपा था। लेकिन अब कुछ ऐसी सी बातें कर रहे हैं, सबको फोन कर करके बोलते हैं कि ट्रेड डील हो रही है। और चाइना के साथ भी कर रहे हैं, हमारे साथ भी कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी कर रहे हैं, पाकिस्तान तो खैर उनका चहेता है ही। और उसके बाद फिर रशिया के साथ भी कुछ ऐसी सी अनाउंसमेंट आ रही है, युद्ध रुकवाना चाहते हैं वो। ये सब कुछ कर रहे हैं सर ऐसे में डोनाल्ड ट्रम्प। तो ऐसे में जब सब कुछ ठीक ठीक हो रहा है तो बाजार क्यों नहीं चल पा रहा? सो लाइक आई सेड कि अभी बहुत सारे जैसा बाजार के मेन नहीं चलने का मेन कारण है आईटी स्टॉक्स का एक इम्पैक्ट है। और आईटी 17-18% है इंडेक्स के वेट में। तो उसका एक पहला इम्पैक्ट है। सेकंड इम्पैक्ट है जो इंटरेस्ट रेट्स यूएस में क्या होने वाले हैं, उस डायरेक्शन के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा कि आगे हम किस तरफ जाते हैं। और बाकी अगर आप देखेंगे मैक्रो पर्सपेक्टिव से, जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि आज के डेट में और यहाँ से जितने भी प्रीवियस क्राइसिस हुए हैं, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो,
या फिर कोविड हो, या फिर डॉट कॉम बस्ट हो, ये सारे क्राइसिस में जो इंडिया के मैक्रोस थे आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे हैं। जिसका मतलब है कि आज हम अगर आप देखें कि जीडीपी ग्रोथ रेट 7+ रहने वाला है, इन्फ्लेशन 3-4% के आसपास रहने वाला है, इंटरेस्ट रेट्स 6.57 के आसपास इंटरेस्ट रेट रहने वाला है, डेट टू जीडीपी रेशियो 55-56% के आसपास है, फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन के अबव है। ये सारे मैक्रोस प्रीवियस क्राइसिस पे कभी इस तरह के नहीं थे। तो मैक्रो पर्सपेक्टिव से इंडिया बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन जैसा आपने कहा कि शॉर्टर टर्म में मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से चलता है। अगर सेंटिमेंट्स ग्लोबली खराब हैं तो सेंटिमेंट का इंपैक्ट आपको ज्यादा मार्केट पे नजर आएगा। तो जो आज आप देख रहे हैं ये मोर सेंटिमेंट है देन फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट। सर सोने चांदी पे भी आते हैं क्योंकि हम अलग अलग एसेट क्लासेस को डिस्कस करते हैं शो में, जी। और फिर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी आएंगे। लेकिन ये जो सोना और चांदी है, जैसे कि चांदी 4,20,000 की 2,40,000 हो रखी है, और सोना जो है वो भी 1,86,000 का 1,53,000 हो रखा है। ये सस्ता है या अभी महंगा है? सो जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर से जैसे जैसे अनसर्टेनिटी आना शुरू हुआ बाजार में, वैसे ही ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स उन्होंने अपने रिजर्व को बढ़ाने के लिए दे स्टार्टेड बाइंग गोल्ड। तो गोल्ड रिजर्व जैसे लास्ट ईयर 800 मोस्ट सारे सेंट्रल बैंक्स पुट टुगेदर 800+ टन्स गोल्ड उन्होंने खरीद लिए, मतलब सबने सोना खरीदा। तो जब सबने सोना खरीदा तो ऑटोमेटिकली प्राइस उसको ऊपर जाना था। तो प्राइस ऑटोमेटिकली वो शॉर्ट अप हुआ। नाउ अगर आप देखें कि मैं डेटा लूँ 3 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस के ऊपर 1990 से, और देखूं कि एवरेज रिटर्न गोल्ड का जो है वो 10% है, एवरेज रिटर्न सिल्वर का जो है वो 9% है, और एवरेज रिटर्न जो निफ्टी 50 का है वो 12.6% है। इसका मतलब है कि ये सारे एसेट क्लास में जो सबसे अच्छा काम रिटर्न दिया है वो इक्विटीज नहीं दिया है। प्लस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अगर आप देखेंगे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी किस पे था, और उस वॉलेटिलिटी को देखते हुए किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, उसको हम शार्प रेशियो बोलते हैं। हम्म। तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा रिटर्न अगर किसने दिया है तो उसके हिसाब से भी निफ्टी 50 का शार्प रेशियो है 0.47, कंपेयर टू गोल्ड का 0.35 एंड सिल्वर का 0.19 है। तो इसलिए जब हम एसेट क्लास को देखते हैं तो हमें देखना है कि उनका बिहेवियर हिस्टोरिकली कैसा रहा, और फॉर वेरियस रीजंस उस टाइम पर सिल्वर के प्राइसेस हिस्टोरिकली बहुत सारे टाइम पे सिग्निफिकेंट जंप आपने आपको देखने को मिला होगा। गोल्ड के भी प्राइसेस सिग्निफिकेंटली जंप होते हुए देखने को मिला होगा। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं कि हिस्टोरिकल एवरेज क्या है, क्या रिटर्न्स आया है, उसके हिसाब से इक्विटीज आर स्टिल लुकिंग वे वे बेटर। तो सोना और चांदी जो ऐसे कूद कूद के ऊपर जा रहे थे रोज रोज, वो इस साल फिर से कर पाएंगे या फिर ये अब ठंडे पड़ जाएंगे? सो ये सब वो बातें जो हुई थी जिसमें वो इंस्टा पे रील बनती है कि जी, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई चांदी की, हर सेक्टर से डिमांड आ रही है उसके ऊपर, सोने में भी कुछ ऐसा ही बोला जा रहा था कि ईटीएफ्स की खरीदारी हो रही है, वो सब कहाँ चली गई अचानक से? लॉन्ग टर्म एवरेज अगर आप देखेंगे या मीन रिवर्जन जिसको बोलते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि वो 9 से 10% का रिटर्न है 1999 से 3 ईयर रोलिंग बेसिस के अगर आप देखेंगे, हम्म। तो वो लॉन्ग टर्म एवरेज अगर एक साल में ऑलरेडी सोना आपका 50-55% से ज्यादा दे चुका है, चांदी मोर देन 150 से ज्यादा दे चुका है, तो उस तरह का रिटर्न एक्सपेक्टेशन अगर आप देखेंगे तो उस तरह के रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सेकंड, हमने एक एनालिसिस क्रिएट किया कि गोल्ड का 12% से ज्यादा रिटर्न आने का एक साल में क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं ये 10 साल के एक टाइम फ्रेम को ले लूं तो वो है 36%। सिल्वर के 12% जैसा रिटर्न आने का क्या प्रोबेबिलिटी है इन 10 ईयर्स, अगेन वो 26% है। सेम निफ्टी का अगर मैं देखूं 12% से ज्यादा रिटर्न आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 10 साल में, वो 53% है प्रोबेबिलिटी। तो मैं ऑलवेज हम चाहेंगे कि आपके दर्शक ये देखें कि प्रोबेबिलिटी किस चीज में ज्यादा है, वहां जाएं, ना कि पास्ट परफॉर्मेंस को चेज करें। पर अभी है थोड़ा कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप का बचा हुआ है, हाँ। तो वो भी थोड़ा अपने मॉडल्स में शामिल करें कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल देते हैं तो फिर वो ये प्रोबेबिलिटी का सिनेरियो थोड़ा बदल ना जाए। अच्छा, करेक्ट। लेकिन फिर अगर ऐसा है तो फिर ये गोल्ड ईटीएफ्स में
पैसा ज्यादा आया है। जनवरी का एमफी का डेटा बता रहा है कि गोल्ड ईटीएफ में ज्यादा है, इक्विटी फंड्स में कम आया है, और इक्विटी फंड में तो लगातार दूसरे महीने कम आया है डेटा, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो ऐसा क्यों, गोल्ड ईटीएफ की तरफ इतना रुझान कैसे हो गया? जैसे मैंने आपको कहा रजत जी कि कभी भी इन्वेस्टर्स जहां पर पास्ट परफॉर्मेंस को चेज करते हैं, तो जब लोगों ने देखा कि 50 55 60% जैसा रिटर्न आया है, और ट्रेडिशनली इंडियंस हमें सोना से बहुत ज़्यादा प्यार है हमेशा, तो पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ये इन्फ्लोज हुआ है कि मोर देन इक्विटीज आपके गोल्ड ईटीएफ में पैसे आए हैं, या। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर ऑटोमेटिकली आप यहाँ से सोना के और ऊपर जाने का एक ही कारण हो सकता है, अगेन मोर ग्लोबल अनसर्टेनिटी, या। तो अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी यहाँ से और बढ़ता है, तब आपको सोने के प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं, बट नॉट विद द सेम फोर्स जो लास्ट वंस एक साल में हमने देखा है। सर एक डेढ़ साल में ना हुआ ये कि बहुत इक्विटी में तनाव आया, मतलब इन्वेस्टर्स ये सोच ही नहीं रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सब वो कोरोना काल के बाद की मार्केट्स हमने देखी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आ गए करेक्ट। और रिटर्न भी बहुत आसानी से बनते चले जा रहे थे। 2024 खत्म होते होते सपना ही टूट गया अचानक से, और वो वापस ही नहीं आ रहे। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स अभी थोड़े चलने शुरू हुए थे ट्रेड डील की खबर पे, मिड कैप और करेक्ट। स्मॉल कैप। करेक्ट। तो इतनी बुरी पिटाई हो चुकी है, अब लोग हाथ लगाने से डर रहे हैं। मेरा तो पुराना पैसा वापस नहीं आया, तो मैं नया कैसे लगाऊं? आपको लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स इस बार लार्ज कैप स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं? वैल्यूएशंस ठीक हो गई है क्या? सो हम एक कंप्यूटेशन करते हैं, फ्रॉथ कंप्यूटेशन। तो जिसमें हम ये देखते हैं कि निफ्टी 50 का नेक्स्ट ईयर का अर्निंग्स क्या है, ईपीएस क्या है। निफ्टी मिड कैप 150 का ईपीएस क्या है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 का ईपीएस क्या है। नाउ इस उस ईपीएस को अगर हम उसके लॉन्ग टर्म पी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये दिखाई देगा कि आज निफ्टी स्मॉल कैप 250 या निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी 50 किस लेवल पे होना चाहिए। अगर आज का जो निफ्टी का लेवल है, उससे वो कम है या उससे वो ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपके मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉथ, जिसको बोलते हैं कि यहाँ से मिड कैप 150 का या निफ्टी निफ्टी स्मॉल कैप 250 में हम फ्रॉथ ज़्यादा देख रहे हैं। मतलब आज के डेट में जो अर्निंग्स का एक्सपेक्टेशन है स्मॉल कैप में और मिड कैप में, वो ज़्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप। नाउ लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आपके ग्रोथ ज्यादा होते हैं, वो वॉलेटिलिटी के साथ वो ग्रोथ आपको दिखाई देते हैं, तो इसलिए आपके रिटर्न भी जो वहां से आते हैं वो वॉलेटाइल होकर ही आपके पास रिटर्न आते हैं। तो रजत जी, जो आपका क्वेश्चन है कि स्मॉल कैप और मिड कैप आज के डेट में एक अच्छे खासे डिस्काउंट में अवेलेबल हैं, जो हम आज देख रहे हैं इन दोनों इंडेक्स को। दैट मीन्स फिर डिस्काउंट में तो है, चलेंगे कब वो तो समय बताएगा, लेकिन एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। फिर जो मिड कैप और बिल्कुल। स्मॉल कैप्स में जो खरीदना चाहता है या एसआईपी कंटिन्यू करना चाहता है, वो भी डरे ही पड़े हैं वैसे तो। हम्म। लेकिन क्या एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए करना ही अभी? चाहिए नेचुरली। अगर आप देखेंगे वो जो हम बात करते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब है कि जहां पर ज्यादा वॉलेटिलिटी, एवरेजिंग वहां ज्यादा होगा, राइट। और जहां पर वॉलेटिलिटी ही नहीं है वहां पर एवरेजिंग क्या करेंगे। करेक्ट। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आपके वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो वहां पर जब हम एसआईपी कर रहे हैं, तो हमारे पास हमेशा वो एडवांटेज रहेगा इन द रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो अगर कुछ बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना हो तो सही फंड कैटेगरीज कौन सी हैं इस समय जहां पर फोकस करना चाहिए? जैसे लार्ज कैप ले लिया, पता लगा रिटर्न ही नहीं आए। स्मॉल कैप में थोड़ा आप बोल रहे वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो किस तरीके से बना सकते हैं अभी? तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या एलोकेशन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रजत जी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखना है कि हमें लार्ज कैप कितना रखना है। तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, लार्ज कैप पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए 50 55% आपके लार्ज कैप में एक्सपोजर होने चाहिए, और जो रिमेनिंग बच गए वो 20 25% बिटवीन मिड कैप एंड 20 25% बिटवीन स्मॉल कैप। ये तीन के कॉम्बिनेशन में आपका पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन होना चाहिए एलोकेशन। कुछ फंड्स आप सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट अपने क्लाइंट्स को कुछ अगर इंपॉर्टेंट फंड सजेस्ट कर रहा हो कि जहां पर हाँ प्रोबेबिलिटी है कि इसमें करोगे तो इसका अभी तक का जो रिटर्न है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वो ठीक है, कॉम्पोजिशन भी ठीक कर रहा है, फंड मैनेजर भी बेहतर काम कर रहा है, ऐसे कौन से फंड्स? तो एक तो आपने जो जैसे बोला था कि जो जो फंड्स किस तरह के फंड्स में हमें डालने चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट दैट फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, मल्टी कैप होना चाहिए,
लार्ज एंड मिड कैप होना चाहिए, कुछ मिड कैप फंड्स होने चाहिए, और स्मॉल कैप फंड होने चाहिए। तो इन सबका कॉम्बिनेशन में होना चाहिए ये जो ब्रॉड रेशियोज मैंने बताया ना। उस ब्रॉड रेशियो के साथ फिर आपका हो जाता है कि 900 प्लस फंड है। और आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये पूरे समंदर में से कैसे कौन से फंड जो चार पांच आपके व्यूअर्स को वी वुड लाइक टू शेयर। तो उस हिसाब से HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, ये एक रिकमेंडेशन आप देख सकते हैं। कोटक मिड कैप फंड है इन द मिड कैप कैटेगरी। फिर मल्टी कैप कैटेगरी में कैन रोबेको मल्टी कैप फंड है। फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड है। और स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है। तो ये ब्रॉड फंड्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ अभी। उसमें गोल्ड वगैरह कुछ नहीं शामिल करना? गोल्ड मेरे को लगा था कोई गोल्ड फंड भी बोल दोगे आप, सिल्वर ETF भी बोल दोगे कुछ ऐसा। आजकल तो कॉपर भी ढूंढ रहे हैं लोग, कहाँ से खरीदें? करेक्ट। सो गोल्ड का एलोकेशन अगर आप देखेंगे वो हमेशा रिप्लेसमेंट होना चाहिए डेट का। गोल्ड आपको लॉन्ग टर्म में उस तरह के हायर डबल डिजिट रिटर्न नहीं देगा जिस तरह का एक्सपेक्टेशन आपके इक्विटी से होने चाहिए। इसलिए गोल्ड का जो एलोकेशन वो डेट का रिप्लेसमेंट करके आप वो 10-15% थ्रू गोल्ड ETFs ले सकते हैं। इज ये दैट इज व्हाट आई कैन से। सर लास्ट सवाल ये कि मार्केट में ना इस समय समझ में आया कि कौन से सेक्टर्स बहुत तेज गति से ऊपर जाएंगे। कोई कह रहा है कि एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियां तेज हो जाएंगी, जो अचानक से हुई भी टेक्सटाइल कंपनियों के रिटर्न आने लग गए एकदम से, एक्सपोर्ट्स पे जुड़ी। इस सेक्टर नहीं होता है लेकिन श्रिम्प वाली जो कंपनियां थी वो चढ़ने लग गई बिकॉज ऑफ ट्रेड डील। फाइनेंशियल स्टॉक्स चलने लग गए बिकॉज ऑफ अर्निंग्स। लेकिन उसके बाद पूरी मार्केट को अगर देखो तो मामला बहुत ठुस सा पड़ा हुआ है। तो ऐसे में फिर आप कौन से सेक्टर्स पे बुलिश हो जहां पर आपको लगता है कि इस फिस्कल में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, इसमें सिस्टमैटिकली करते जाओ, अगर बाजार में खेलना भी है तो इन सेक्टर्स को बहुत क्लोजली फॉलो करो? तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि एक बैंकिंग एज अ सेक्टर, क्योंकि आज बैंकिंग सेक्टर में PSUs एज वेल एज प्राइवेट बैंक के जो बैलेंस शीट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। और उनका जो PE मल्टीपल लॉन्ग टर्म एवरेज है वो जो लॉन्ग टर्म एवरेज से आज बहुत नीचे है। तो इसलिए वैल्यूएशंस भी अच्छा है, बैलेंस शीट्स भी अच्छे हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और एसेट क्वालिटीज भी हमें बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो नंबर वन आई वुड से बैंकिंग। और बैंकिंग इसलिए भी क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है वो 7-7.5% के हिसाब से वो ग्रो करता है। तो और उसमें सब आ जाते हैं, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी। तो बैंक से बहुत सारे क्रेडिट ये होते हैं। तो क्रेडिट ग्रोथ के हिसाब से ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि बैंक्स अच्छे करने चाहिए। बैंक्स के बाद मैं बोलूँगा कि निफ्टी कंजम्पशन, कंजम्पशन का भी अगर हम देखें कि 10 साल का एवरेज ट्रेलिंग PE मल्टीपल 56 के आसपास है, जबकि आज ये सेक्टर ट्रेड कर रहा है 40 के PE मल्टीपल में। और सबसे अच्छा हम ये देख रहे हैं इसमें कि जो रूरल डिमांड है वो रूरल डिमांड बढ़ रहा है। उसके वजह से हम देख रहे हैं कि जो कंजम्पशन है और कंजम्पशन ओरिएंटेड जितने कंपनीज हैं वो बिल्कुल अच्छे करने चाहिए इनकमिंग ये। थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो है गवर्नमेंट्स फोकस, और एक बजटेड एलोकेशन कि इतना पैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने वाले हैं। प्लस जब हम वैल्यूएशंस के हिसाब से देख रहे हैं तो ये भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेज PE से नीचे आज ट्रेड कर रहा है। नाउ गवर्नमेंट का जो प्लान है कि 500 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी करना है बाय 2030। तो इसके लिए फॉर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी नीड्स टू बी स्पेंड। प्लस गवर्नमेंट का जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, रेलवे मॉडर्नाइजेशन। तो ये सारे जब गवर्नमेंट करने का कोशिश कर रही हैं तो उसके वजह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये तीन जो सेक्टर्स हैं यहाँ पर हमें लगता है कि ये इस साल अच्छे करेंगे। सर आखिरी सवाल ये भी कि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं लाइव कॉलर शो में, वो बोलते हैं कि 2024 के रेट हमारे वापस नहीं आ रहे, तो थोड़ा तसल्ली उनको दे दो। आपने तो बहुत बाजार देखा है, बहुत ऐसे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। ये एक बोल नहीं, कोई नहीं रहा है कि ये मंदी थी, लेकिन 2008 में देखा था ऐसा सिनेरियो, इतनी भयंकर बिकवाली जो वापस ही नहीं आ रहे थे रेट। कुछ कुछ वैसा सही होता हुआ नजर आया, बहाना तो कुछ और है इस बार।
लेकिन आ जाएंगे रेट वापस इस साल या फिर थोड़ा और समय लग सकता है। बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स पड़े हुए हैं। रजत जी, इसलिए हम बोलते हैं कि जब आप एलोकेट करें इक्विटीज में, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को ढूंढें और उस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक ये चीज कर रहे हैं कि आप ये कट डाउन कर दे रहे हैं सेंटिमेंट्स आपके अपने। और इंडिविजुअल स्टॉक के साथ जब आप जा रहे हैं, तब आप वो पूरा रिसर्च नहीं करते जो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर करता है। या इसलिए जब आप एक प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं और वो जो आपको बता रहा है कि इस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो 5 साल का पीरियड है, वो 5 साल के पीरियड में हो सकता है कि पहला 1 साल या 2 साल आपके पैसे ना बने। या और थर्ड ईयर में आपने उतने पैसे बना लिए जो आपके 5 साल का एवरेज कर देगा वो 14-15%। तो इसलिए मैं आपके व्यूअर्स को एक ही रिकमेंडेशन करूंगा कि अगर आप क्वालिटी अच्छे म्यूचुअल फंड में हैं तो रिमेन इन्वेस्टेड। या तो उसमें आप रिमेन इन्वेस्टेड रहने से ये फायदा होगा कि आपका, कि जो पहला 2 साल का जहां पर पैसे नहीं बने हैं, वो नेक्स्ट 2 साल में वो इतना ज्यादा मार्केट रिटर्न देगा कि 5 साल का आपका जो 14-15% का एवरेज है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट जारी रखें और गिरावट से डरे नहीं। बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी बिल्कुल। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मजा आ गया सर आपसे बात करके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू रजत जी।